नमस्कार, कृषि पिटारा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा। किसानों के लिए एबी न्यूज के पिटारे से एक नया चैनल लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें किसान के हितों की बात होगी। खेती की तकनीकी पर हम लोग नजर रखेंगे, सरकारी योजनाओं पर फोकस रहेगा और साथ ही देश के उन किसानों से आपको रूबरू करवाएंगे जो कहीं ना कहीं मिसाल बने हैं। कृषि पिटारा के इस स्पेशल बुलेटिन में हम लोग देश में किसानों को लेकर सरकारी से लेकर निजी स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों को किसानों के रोष का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि किसानों को अगर महापंचायत में जाने से पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली में किसानों की महापंचायत खत्म हो गई है और अब 30 अप्रैल को मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार होगा। मेरा नाम है जी सजन, हरियाणा से राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या है? आज के प्रोग्राम के बारे में ये है कि कल हमें सारी जत्थेबंदियों की जो मेन जत्थेबंदियों के लीडर थे सभी ने कल पूरे दिन मीटिंग चली है और 20 तारीख का जो हमारा मैटर था ये हमारा पहले 1 साल 3 महीने हमने दिल्ली में पूरे SKM के नाम से एक बहुत बड़ा संगठन करके और हमने क्रांतिकारी आंदोलन लड़ा था और उसके अंदर हमारी कुछ शर्तें थी, जैसे MSP गारंटी थी, लखीमपुर खीरी का कांड था, किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई गई थी, अजय मिश्रा का लड़का था वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, किसानों के मजदूरों के कर्जे माफ की बात थी। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारी जो वारदात हुई थी सरकार के साथ वो बिल्कुल फैल रही और सरकार उसको पूरा करने में बेकाम रही। उसी मुद्दे को नजर रखते हुए हमने फिर आज 20 तारीख की महापंचायत रखी है। सभी संगठनों के पदाधिकारी आएंगे और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में किसान आएंगे और वो उसके बाद हम फैसला लेंगे उसके आगे की रणनीति क्या रहेगी। सरकार आपकी डिमांड नहीं मानेगी, आपकी जो भी डिमांडें रही तो आगे तो क्या होगा? सर ये आपको भी, सोशल मीडिया को भी, करंट मीडिया को सबको पता है कि पहले भी कह रहे थे कि सरकार नहीं मानेगी, हमने मनाने की कोशिश की और मोदी को झुकाने की कोशिश की और हम जीत के गए थे। उसी तरह से अगर फिर हटती है सरकार तो हमारे पास वो चीजें सारी है जो पहले थी और पूरा 2024 में हम साबित कर देंगे। मोदी सरकार को 2024 में हम दिखा देंगे किसान मजदूरों की ताकत क्या होती है। दोबारा से अगर हमें लगता नहीं है सरकार अब की बार इतना वो करेगी, क्योंकि सरकार किसानों की ताकत को देख चुकी है। नाम मेरा धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन टिकायतकोट। आज क्या डिमांड लेके आप यहाँ पे आए? डिमांड साहब ये लेके आए हैं कि हमारी एक तो ट्रैक्टर पे इन्होंने बैन लगा दिया है। कहा कि ट्रैक्टर पे मतलब एक्सीडेंट होता है तो ट्रैक्टर पे बैन लगा दिया इन्होंने, ना तो ट्रेन पे बैन लगाया, हादसा ट्रेन से भी होते हैं, ट्रक से भी हादसा होते हैं, गाड़ियों से हादसा होते हैं, उन पे किसी पे इन्होंने बैन नहीं लगाया है, सिर्फ बैन हमारे ट्रैक्टर पे लगा दिया। आवारा सांड इतने छोड़ दिए हैं जैसे योगी जी सब घूम रहे हो। किसानों की फसलों को इतनी बुरी तरीके से चट करते हैं, रोडों पे इतने एक्सीडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में हो रहे हैं इन जानवरों के चक्कर में कि ट्रक वाले जानवर मार देते हैं, मोटरसाइकिल वालों से जानवर टकरे आ जाते हैं तो मोटरसाइकिल वाले टूट फूट के बराबर हो जाते हैं। हमारे किसानों का इन्होंने इतना बड़ा शोषण कर रखा है कि शायद ही किसी भी पार्टी इतनी आई इसमें किसानों का इतना बड़ा शोषण नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे थे कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी की जगह पे कटोरा थमा दिया हाथ में किसानों को।
किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा, गेहूं की भी देख लो, एमआरपी पे देख लो, जिसपे एमएसपी पे देख लो। 3 कानून इन्होंने कहा था कि हम वापस सब कानून वापस ले लेंगे, इन्होंने खाली उस समय गाजीपुर बॉर्डर पे इन्होंने खाली लालीपाप दिखा दिया। हमारे उच्च अधिकारियों ने माना, इनकी बात मानी, मगर इन्होंने क्या किया कि आश्वासन देकर के कोरे कागज पर उतार दिया। आज एक सिलेंडर पहले 400 कुछ रुपए में था, आज वो सिलेंडर 1100-1200 रुपए में हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर फ्री में बांट दिए। एक जिले की लगाया जाए तो एक जिले में 1 करोड़ से ऊपर की मतलब सिलेंडरों की आय हो जाती जिले की है। और बताइए 400 वाला 400-450 वाला सिलेंडर 1100 में हो गया, क्या चीज फ्री दे दी? पेट्रोल हमारा 60 रुपए किलो में, 60 रुपए लीटर में हम पेट्रोल डीजल के दाम जो हमारे थे आज हमारे 100 रुपए पे चल रहे हैं। क्या हमें दे दिया? धान गेहूं की जो बात आए, गन्ने का हमारा पेमेंट इतना अटका हुआ है। अगर एक बैंक वाला जो है वो अगर एक किसान के अगर एक किस्त ना दे पाए तो उसके ऊपर आरसी काट देता है, आरसी के साथ में एक नोटिस काटता है। और हमारा साल 2-2 साल का पैसा इस सरकार पे अटका पड़ा है। आज आप बताइए कि इस किसानों की कितनी बड़ी दुर्दशा है। हम आप पे अगर वो एक बार में अपनी बैंक का ब्याज लगाते हैं और हमारा करोड़ों रुपए अरबों रुपए रोक करके जिले का, और ये हमें क्या देते हैं? हमारा से पेमेंट ही दे दें तभी तो सही है। इतनी किसी भी सरकार में दुर्दशा नहीं हुई जितनी इस भाजपा सरकार में हुई। एक किसी पदाधिकारी के पास जाओ, किसी ऑफिसर के पास जाओ, आज बगैर रिश्वत लिए हुए कोई काम करता हो वो आज हमें मोदी जी बता दे। कितने अधिकारी पकड़े गए जिनके पास कितना रुपया पकड़ा गया, आज हमें बता दें उनको कौन सा इन्होंने क्या कर डाला। कुछ किया हो भाई बता दो। आप तो हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे मीडिया हैं, आप तो इस चीज को कितना उठा लेंगे वो तो हम जानते हैं कि मैं मीडिया में रह चुका हूं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई इस ऐसी सरकार से हमारा कोई काम तो चलना नहीं, किसानों का तो काम चलना नहीं है। और इन्हीं मांगों को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। और जो हमारे उच्च अधिकारी जो हैं आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, माननीय नरेश टिकैत जी आ रहे हैं, हमारे प्रेस अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी आ रहे हैं, हमारे माननीय लोग जो आ रहे हैं, जैसा हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे उसी तरीके से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और अगर धरने की बात आ गई तो मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से अपने जिला मीडिया प्रभारी बोल रहा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर के बराबर यहाँ पे धरने पे बैठूंगा। और गाजीपुर पे भी हम एक दिन हमने जिला पीलीभीत वालों ने धरना पे आमरण अनशन पे बैठे, और अभी इन्हें ये मालूम है कि आमरण अनशन अभी नहीं चला है। और आमरण अनशन चलने के बाद कहीं नींद हराम आंदोलन अगर भारतीय किसान यूनियन ने नींद हराम आंदोलन अगर चला दिया तो मोदी जी तुमको सोना मुश्किल पड़ जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के साथ जमकर ओले बरसे हैं। कई गांवों में कश्मीर जैसी हालत बनी हुई है। बता दें कि जिला मुख्यालय सहित जिले भर में दोपहर बाद हुई बारिश और ओले गिरने से जनजीवन प्रभावित कर दिया है। तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश और ओले गिरने से गेहूं चना की फसलों को तहस नहस कर दिया गया है। वहीं ओले की इतनी बारिश हुई कि कई स्थानों पर जमीन ही नहीं दिखाई दे रही है। ग्रामीणों को पहली बार जगह जगह बर्फ की चादर नजर आई है।
ग्राम पंचायत काकोड़ा, तहसील झिरनिया, जिला खरगोन में आज 12 बजे के समय पे इतना गार गिरा है कि पूरा जंगल ये ऐसा कभी भविष्य में गार नहीं गिरी, ऐसा पूरी की पूरी जमीन ढक गई है। बहुत नुकसान भी हुआ है घरों के। जिले के तरियानी प्रखंड में बीती देर रात भारी पैमाने पर हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी क्षति पहुंची है, जिससे खेतों में लगे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से किसानों में हाहाकार की स्थिति हो गई है। वहीं ओलावृष्टि के बाद शिवहर के तरियानी प्रखंड नजारा कश्मीर के नजारे जैसा दिख रहा है। इसी दौरान हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने जेडीयू जिला प्रभारी राणा रणधीर सिंह चौहान से तरियानी में बात की है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड क्षेत्र में पिछले रात जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ओलावृष्टि ऐसा कि जैसे कश्मीर का नजारा दिख रहा है और आपको बता दें कि 4 से 5 किलो तक ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अभी हम तरियानी के सोनबरसा में हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि गेहूं की क्या स्थिति है। गेहूं की फसल की स्थिति हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई है और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शिवहर के जदयू जिला संगठन प्रभारी राणा रणधीर सिंह चौहान मौजूद है। सर, आपने पूरे तरियानी क्षेत्र का भ्रमण किया है, क्या नुकसान है, किस तरह का नुकसान? मनोज जी, आप भी किसान परिवार से आते हैं। आज जो प्राकृतिक आपदा तरियानी के किसान मजदूरों और आम लोगों पर पड़ा है, उसके लिए पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको यह दुख सहने की क्षमता दे, जिससे इनका हौसला बुलंद हो और अपने हौसले से इस आपदा से लड़ाई लड़ें। जहाँ तक बर्बादी की बात आपने कहा है, कुछ बचा ही नहीं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अगला, क्या पिछड़ा, किसान हो चाहे मजदूर हो, इस वर्ष कोई रबी का एक चम्मच दाना भी अपने घर में नहीं ले जा सकता है। तिलहन का एक चम्मच भी, कोई तिलहन का कोई भी पदार्थ अपने घर में नहीं ले जा सकता है। चाहे वो आम का फसल हो, लीची का फसल हो, केला का फसल हो, किसी भी तरह का कोई साग सब्जी खेत में नहीं बचा है। हम 64 वर्ष की आयु में हैं और 45 वर्षों से हम सार्वजनिक जीवन में हैं। हमने आपदा बहुत देखा, शिवहर का बाढ़ देखा, बेलसन का बाढ़ देखा और कई आपदा को हमने देखा है, सुखाड़ देखा। लेकिन जिंदगी की पहली यह घटना है। किसानों के सामने जब खड़ा होते हैं तो मन भारी हो जाता है, भावुक हो जाते हैं कि आने वाला समय में ये किसान कैसे अपने बच्चे को दाना दे पाएंगे, कैसे अपने बच्ची की पढ़ाई करा पाएंगे, कैसे अपने बच्ची की शादी कर पाएंगे, कैसे जो लागत लगा है खेत में उस लागत से ऋण से मुक्ति पा सकेंगे। बात करते हैं कन्नौज की, जहां बारिश और हवाएं चलने से कन्नौज में गेहूं की फसल खेतों में लुढ़क गई, जिससे गेहूं की फसल में बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। आलू और सरसों की फसल भी प्रभावित हुई है। मंदी की मार झेल रहे किसानों पर अब मौसम की मार पड़ने लगी है। 3 दिन से मौसम खराब है और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे हो रही फसलों का नुकसान हो गया है। गिर गई हैं, चौपट हो गई हैं, सारा गेहूं बर्बाद हो गया है, सरसों झड़ गई हैं। किस वजह से हुई है? बरसात के साथ साथ जो हवा आई है उससे सत्यानाश, पूरा किसान तबाह हो गया है।
सब गिर गई हैं, चौपट हो गई हैं, सारा गेहूं बर्बाद हो गया है, सरसों झर गई हैं। किस वजह से हुई है? क्या आप भी जानते हैं कि अपने होम गार्डन में लगे हुए पपीते के पौधे में लगने वाले रोग तथा बीमारियों से परेशान हैं आप, जिसके कारण पपीते के पौधे अचानक से कमजोर या मुरझाए हुए दिखाई देने लगते हैं या पपीता की पत्तियां पीली पड़ने लगती है? यदि हाँ, तो हम आपको बता दें कि पपीते में होने वाले रोग अक्सर पौधे के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। इन बीमारियों से न केवल पपीते के फल फूल प्रभावित होते हैं, बल्कि अत्यधिक गंभीर स्थिति होने पर पूरा पौधा मर सकता है। अगर आपको पपीते के पौधे रोगग्रस्त लगते हैं तो तुरंत ही उनको बचाने के उपाय अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि पपीते के पौधे में लगे रोग से कैसे बचा जाए। इन्हें उखाड़कर जला देना बेहतर होता है, नहीं तो ये विषाणु अन्य पौधों पर भी रोग को फैला देते हैं। इस रोग के लक्षण आज के कृषि पिटारा में हम बात करेंगे पपीते के कुछ प्रमुख रोगों और उनके उपचार के बारे में। मंद मोजेक पपीते में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। यह रोग पपीता मोजेक विषाणु द्वारा फैलता है। इस रोग का फैलाव रोगवाहक कीट माहू द्वारा होता है। इस रोग से बचाव के लिए पपीते के बाग में सफाई रखें। रोगी पौधे के अवशेषों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। नए बाग लगाने के लिए स्वास्थ्य तथा रोग रहित पौधों का चुनाव करें। एक बात का ध्यान रखें कि रोगग्रस्त पौधे किसी भी उपचार से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें उखाड़कर जला देना बेहतर होता है, नहीं तो ये विषाणु अन्य पौधों पर भी रोग को फैला देते हैं। इस रोग के लक्षण भूमि के सतह के पास पौधे के तने पर जलीय दाग या चकते के रूप में दिखते हैं। अनुकूल मौसम में इन चकतों का आकार बढ़ने लगता है और अंत में तने के चारों ओर मेखला सी बन जाती है। रोगी पौधे के ऊपर की पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा उनका रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी पत्तियां समय से पहले ही मरकर गिर जाती हैं। रोगी पौधों में फल नहीं लगते हैं। तना विगलन सामान्यतः 2 से 3 वर्ष पुराने पौधों में अधिक होता है। यहाँ तक कि नए पौधे भी इस रोग से ग्रस्त होकर मर जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए पपीते के बागीचे में जल निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए, जिससे बागीचे में पानी अधिक समय तक नहीं रुका रहे। रोगी पौधे को शीघ्र ही जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए। ऐसा करने से रोग के प्रसार में कमी आती है। यह भी ध्यान रखें कि जहां से पौधे उखाड़े गए हों उस जगह पर दूसरी पौध बिल्कुल न लगाएं। अगला रोग है आर्द्र पतन। आर्द्र पतन की रोकथाम के लिए पौधशाला की क्यारी भूमि की सतह से कुछ ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। मृदा हल्की बलुई होनी चाहिए। यदि मृदा कुछ भारी हो तो उसमें बालू या लकड़ी का बुरादा मिला देना चाहिए। क्यारी में जल निकासी का उचित प्रबंध होना जरूरी है, ताकि पौधशाला में अधिक देर तक पानी न जमा हो सके। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि बीज की बुआई घनी नहीं हो। अगला रोग है सर्कोस्पोरा पर्णचित्ती। पपीते को प्रभावित करने वाला यह एक प्रमुख रोग है। इसके लक्षण पत्ती व फलों पर दिखाई देते हैं। दिसंबर से जनवरी के महीनों में पत्तियों पर नियमित से अनियमित आकार के हल्के भूरे रंग के दाग उत्पन्न हो जाते हैं। दाग का मध्य भाग धूसर होता है और रोगी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। शुरू में फलों पर छोटे आकार के भूरे से काले रंग के दाग बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर लगभग 3 मिलीमीटर व्यास के हो जाते हैं। सर्कोस्पोरा पर्णचित्ती रोग से बचाव के लिए रोगी पौधे के गिरे हुए अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा कवकनाशी दवा जैसे टॉप्सिन M 0.1%, मैंकोजेब 0.2% का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। यह छिड़काव पौधों पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। तो किसान मित्रों, पपीते के प्रमुख रोगों पर केंद्रित ये था आज का कृषि पिटारा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। आज के कृषि पिटारा में हम बात करेंगे पपीते के कुछ प्रमुख रोगों और उनके उपचार के बारे में। मंद मोजेक पपीते में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। यह रोग पपीता मोजेक विषाणु द्वारा फैलता है। इस रोग का फैलाव फूल गोभी के पराठे और सब्जी तो आपने जरूर खाई होगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। फूल गोभी में पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, विटामिन बी और प्रोटीन पाया जाता है। फूल गोभी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। फूल गोभी को सब्जी, सूप और अचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाजार में इसकी मांग बाजार में साल भर रहती है। तो आइए जानते हैं फूल गोभी की खेती के दौरान
किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। आज हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती के बारे में। फूल गोभी की फसल रेतीली दोमट मिट्टी के अलावा चिकनी दोमट मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। जिन किस्मों की बुआई देर से की जाती है उनके लिए चिकनी दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है, जबकि जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर होती है। फूल गोभी की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच मान इससे कम हो तो उसे बढ़ाने के लिए आप मिट्टी में चूना डाल सकते हैं। किसान मित्रों, फूल गोभी की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र। अगर आप फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो आप पूसा दीपाली, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल K1 या स्नोबॉल 16 में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। किसान मित्रों, फूल गोभी की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर नरम करें। इसके बाद आखिरी जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से गली हुई रूढ़ी की खाद जरूर डालें। फूल गोभी की अगेती किस्मों के लिए रोपाई का सबसे अच्छा समय जून से जुलाई तक का है, जबकि पिछेती किस्मों के लिए सितंबर से अक्टूबर का समय बेहतर माना जाता है। किसान मित्रों, रोपाई करते समय अगेती किस्मों के लिए 45 × 45 सेंटीमीटर और पिछेती किस्मों के लिए 45 × 30 सेंटीमीटर का फासला जरूर बरकरार रखें। रोपाई के लिए 3 से 4 सप्ताह पुराने पौधों का प्रयोग करें। जहां तक बात है बिजाई की विधि की, तो आप डिबलिंग विधि या रोपड़ विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगेती किस्मों के लिए 500 ग्राम, जबकि पिछेती और मुख्य मौसम की किस्मों के लिए प्रति एकड़ में 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान मित्रों, फूल गोभी की रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। इसके अलावा मिट्टी व जलवायु के आधार पर गर्मियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर और सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर खेत की सिंचाई करें। किसान मित्रों, जब गोभी का फूल पूरा विकसित हो जाए तब फूलों की कटाई सुबह के समय में करें और कटाई के बाद उन्हें किसी ठंडी जगह पर रखें। इसके बाद आप आकार के अनुसार फूलों को छांटकर अलग कर लें। ये फूल अब बिक्री के लिए या फिर आपके उपयोग के लिए तैयार हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था फूल गोभी की खेती के दौरान कुछ प्रमुख सावधानियों पर। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ। रागी की खेती अनाज के लिए की जाती है। इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है। ये अफ्रीकन रागी, फिंगर बाजरा, मरुआ और लाल बाजरा भी कहलाता है। पूरे विश्व में रागी का 58% उत्पादन अकेले भारत में ही होता है। इसके पौधे 1 से 1.5 मीटर ऊंचे होते हैं, जो पूरे वर्ष में पैदावार दे देते हैं। रागी के दानों में कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक होती है, जिस वजह से इसका सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही उत्तम आहार होता है। आइए जानते हैं रागी की खेती के बारे में। मित्रों, आज हम बात करेंगे रागी की खेती के बारे में। रागी को फिंगर बाजरा, अफ्रीकन रागी और लाल बाजरा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह सबसे पुरानी खाने वाली और पहली अनाज की फसल है जो घरेलू स्तर पर प्रयोग की जाती रही है। माना जाता है कि यह फसल भारत में लगभग 4000 साल पहले लाई गई थी। इसको शुष्क मौसम में उगाया जा सकता है। यह फसल गंभीर सूखे को भी सहन कर सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। यह एक काफी कम समय में तैयार हो जाने वाली फसल है। जी हाँ, इसकी कटाई मात्र 65 दिनों में की जा सकती है। इसको बड़ी आसानी से पूरे साल उगाया जा सकता है। बाकी अनाज और बाजरे वाली फसलों के मुकाबले इसमें प्रोटीन और खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए आजकल इसकी मांग में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। किसान मित्रों, रागी को विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, जैसे कि बढ़िया दोमट मिट्टी, जैविक तत्वों वाली मिट्टी, कम उपजाऊ पहाड़ी मिट्टी और बढ़िया जल निकास वाली काली मिट्टी इत्यादि। रागी की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 4.5 से लेकर 8 होने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। VL मंडुआ 101, VL मंडुआ 204, VL 124, VL 149, VL 146, VL मंडुआ 315, VL मंडुआ 324, KM 65, अक्षय और PES 176 इत्यादि रागी की कुछ उन्नत किस्में हैं। इनसे आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है। रागी की बिजाई ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में व बढ़िया जल निकास वाली मिट्टी में पनीरी लगाकर की जा सकती है। रागी के जरूरत से ज्यादा या कम घने पौधे लगाने से पैदावार कम हो जाती है। उचित घनत्व के लिए 2 पंक्तियों के बीच 25 × 15 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए, जबकि बीज की गहराई 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए।
इस फसल की बिजाई हाथों से, छींटे द्वारा, पंक्तियों में, मशीन से और पनीरी लगाकर की जा सकती है। जहां तक बीज की मात्रा का सवाल है तो मुख्य खेत के लिए 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज का इस्तेमाल करें। किसान मित्रों, रागी की बिजाई के शुरुआती समय में बढ़िया पैदावार की प्राप्ति के लिए नदीनों की रोकथाम बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी पर्याप्त व्यवस्था करें। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि रागी की फसल वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए इसको सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जुताई और फूल निकलने के समय अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो पौधों के बढ़िया विकास के लिए जरूरत के अनुसार सिंचाई जरूर करें। किसान मित्रों, आमतौर पर रागी की फसल 120 से 135 दिनों में पक जाती है, लेकिन यह समय काफी हद तक इसकी किस्मों पर निर्भर करता है। रागी की बालियों को दराती से काटना चाहिए। फसल की कटाई के बाद इसकी बालियों का ढेर बनाकर धूप में 3 से 4 दिनों तक सुखाएं। अच्छी तरह से सुखाने के बाद उन्हें थ्रेशिंग करें। इसके बाद आप चाहें तो इनकी बिक्री कर सकते हैं या फिर उचित तरीके से इनका भंडारण कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी बड़ा क्षेत्र है। इसमें खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों को प्रोसेस करके रखा जाता है। फूड प्रोसेसिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और उनके मूल्यवर्धन किया जाता है। भारत में लोगों की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल ने खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी की है। ऐसे में कारोबारी इस क्षेत्र में कम निवेश और बेहतर कारोबारी सहायता के जरिए एक नया मुकाम बना सकते हैं, जिसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कई सारी योजनाएं चला रहे हैं और इसके तहत नई इकाई लगाते हैं। मौजूदा इकाई की आधुनिकीकरण करने और तकनीकी सहायता आदि के लिए सहायता मिल रही है। किसान को आज तक यही सीखा है कि वो अपनी फसल उगाए और मंडी में बेच दे। कुछ जो जागरूक किसान हैं उन्होंने अपने ऐप बना लिए हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। और लॉकडाउन में कुछ किसानों ने तो बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं और वो सीख गए हैं कि जिसका उसके ग्राहक का कॉल आया उस मानदेय आया। दूसरी बात, फूड प्रोसेसिंग में आप टमाटर को ही ले लीजिए, जो एक हमारे टमाटर की ऐसी क्रॉप है जिसको सीजन में बहुत कम रेट हो जाते हैं और किसान उस समय में उसको तुड़ाई के भी पैसे नहीं मिलते। दूसरी बात, ऐसे समय में भी किसान टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी, टमाटो सॉस बना करके वो बेच सकता है। और ये ट्रेंड आ गया पूरा, क्योंकि चाउमीन का राज आ गया देश में, इस तरह के फूड आ गए तो उसमें टमाटो सॉस की, केचप की जरूरत है तो लोग बना के बेच रहे हैं और बल्क में बेच रहे हैं। तो दूसरी बात, जो टमाटो सॉस, टमाटो केचप भी बेच रहे हैं, अगर हमारा 80 रुपये लीटर भी बिक रहा है तब भी हमको मार्जिन है। उसमें बोतल हमारी 8-10 रुपए की बोतल लगती है, ज्यादा महंगी बोतल नहीं लगती। 1 किलो में पैकिंग मटेरियल का खर्चा 1 लीटर का 8 से 10 रुपये का आएगा, लेकिन उस पर रेट 80 से 100 रुपए के बीच में कहीं भी जोड़ेगा किसान, उसमें फायदा है उसको। और टमाटर तो तैयार होने में 3 महीने वैसे ही लगते हैं, लेकिन टमाटो सॉस, टमाटो केचप तो कुछ ही टाइम समय में बन जाएगा, घंटों में ही बन जाएगा। तो इस तरह जो प्रोडक्ट है कि आप ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी जैम हो गया, स्ट्रॉबेरी का जूस हो गया, स्ट्रॉबेरी स्क्वैश हो गया, ये मार्केट में चुनिंदा ही कुछ कंपनियों के आ रहे हैं। किसान जब स्ट्रॉबेरी बाजार में जाती है तो काफी मंदा रेट आ जाता है, तब भी किसान की जो छोटे वाला स्ट्रॉबेरी का साइज है उसमें वो फंस जाता है और उसकी बिकती नहीं, 15 से 20 रुपए किलो में स्ट्रॉबेरी बिकती है। दूसरा, किसान ये भी चाह रहा है कि वो बनाए कैसे, वो बेचे कैसे। तो उसके लिए किसान को पहले तो एफएसएसआई लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक अपनी फर्म रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उस फर्म के नाम से एफएसएसआई अप्लाई करेगा और एफएसएसआई के साथ ही वो जीएसटी भी अप्लाई करेगा। जीएसटी के बाद में जो वो फूड बना रहा है उसकी भी लैब टेस्टिंग कराएगा। तो ये सारे काम करने में जो खर्चा आ रहा है तो ये ज्यादा नहीं है, 3-4 हजार रुपए का खर्चा है। ये मत सोचे कि उसका कहीं
हजारों का खर्चा लग जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। FSSAI में ज्यादा करेंगे, 1000 रुपए की फीस मुश्किल से है। और जो फूड लैब टेस्टिंग है उसकी भी बहुत ज्यादा फीस नहीं है। गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर ये कर दिए हैं। किसी कोई जूस है वो 500 रुपए की टेस्टिंग में हो रहा है फार्मर का, तो इसमें कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। तीसरा, अगर वो GST अप्लाई करता है तो उसको कोई भी सामान खरीदेगा वो GST पे लेना पड़ेगा, क्योंकि खाली बोतल है, पैकिंग मटेरियल है, वो सारा GST पे आएगा। और इसके साथ साथ जब वो सामान को कहीं बाजार में बेचने जा रहा है तब भी उसको GST काटना पड़ेगा, और ताकि उसका माल पक्के बिल पे जाए। और चाहे वो मॉल में बिके जा करके, क्योंकि कोई मॉल वाला बिना GST के आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, या फिर आप कहीं भी बेचने जा रहे हैं, किसी कैंटीन में बेचने जा रहे हैं, तो वहां भी GST आपको देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो GST आपने दी और जो GST आपने ली, तो उनको दोनों को कम घाटा नफा करेंगे उसका। तो उसमें से अब हमको ज्यादा वो नहीं लगता कि भी हमको बहुत ज्यादा टैक्स लग गया, वो सिर्फ महसूस तो वापस टैक्स रिफंड हो जाता है। तो एक तो ये फायदा है। और दूसरा, किसान का लैब टेस्टिंग किया हुआ माल, तो उसको खरीदने वाले को भी पता है मैं क्या खरीद रहा हूँ, और बेचने वाले को तो किसान को पता ही है कि मैं दे क्या रहा हूँ। तो दोनों को कॉन्फिडेंस में रहेंगे और दोनों रहेगा। तो और इसमें कुछ ज्यादा तो दिक्कत नहीं है मार्केटिंग में। हाँ, शुरू में किसान को शर्म आती है, यार मैं कैसे बेचूंगा, ऐसी बात नहीं है, तो सब चल जाता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो पहले उसको हम बैठाते हैं, वो सीखता है, चलना सीखता है, फिर वो थोड़ा जवान होता है। ऐसी ही एक व्यापार है, ऐसी एक बिजनेस है। तो पहले थोड़ी से शुरू होगा, ये बढ़ते 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 ये नेशनल और इंटरनेशनल उसमें चला जाता है। आज मेरा जो बिजनेस है, जो हम काम कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं 20 किलो आंवले से शुरू किया था, 20 किलो एलोवेरा से शुरू किया था। उसके बाद में मेरा क्वांटलों में आना शुरू हुआ, और मैं जो पैकिंग की बोतलें हैं वो भी 50-100 बोतलें बस की छत पर लाद करके लाता था दिल्ली से। अब भगवान की दया से अब ये काम बढ़ गया। अब मैंने बता दिया कि हमारे पास 18 से ज्यादा तो लड़के ही काम कर रहे हैं, इसमें बहनें काम कर रही हैं, और 12 मुल्कों से ज्यादा में हमारी पकड़ हो गई है अपना सामान बेचने की। और अभी मतलब मेरे पास कुछ विदेशी लोग भी आ रहे हैं 27 तारीख को, फिलिपीन से आ रहे हैं, कुछ ताइवान से आ रहे हैं, कुछ जर्मनी से आ रहे हैं। इस तरह हमारा भी काफी मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा लग रहा है हमको। हमने कभी सोचा भी नहीं था, और अभी मतलब मुझे इतने बड़े बड़े इसमें नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, राष्ट्रपति जी से भी मैं सम्मानित हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, किसान को मान सम्मान भी मिलता है, पैसा तो कमाता ही है, किसान की पहचान भी बनती है। तो आप देख लो, आप उठा के देख लो, आप गूगल में सर्च कर लो कि अभी तक कितने किसान राष्ट्रपति से सम्मानित हुए, या पद्मश्री से सम्मानित हुए, या उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा जी कि भाई किसान को शर्माना नहीं चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि जो मेरी 10 रुपए किलो की चीज है वो कैसे 80-100 रुपए किलो में बिक रही है। और दूसरी बात, जामुन की कैंडी तो 3000 रुपए किलो बिक रही है जी। जामुन सड़कों में गिरती है, रोड में झड़ जाती है, और किसान के घर में जामुन का पौधा होता है, तो वहां पर भी वो उतनी जामुन खाता है, बाकी वेस्ट हो जाती है। बाजार में रेडी वाले से कब खरीदते हैं, वो 100 रुपए किलो बेचता है, लेकिन रेडी वाला भी अपना मार्जिन रख रहा है। तो मेरा कहने का भाव एक ही है कि आप अपने जामुन के उत्पाद बनाएं, जामुन का रस बनाएं, जामुन का सिरका बनाएं, जामुन का शरबत बनाएं, जामुन की कैंडी टॉफी बनाएं। ये ड्राई जामुन करें, सीडलेस जामुन दे लोगों को, वो उससे जामुन जूस बना के दें। तो गुआवा है, अमरूद है, उसकी पल्प निकाल ले, उससे आगे मैरिज पार्टी में, दूसरे समारोह में अमरूद का जूस, कोल्ड ड्रिंक बिक जाता है। इस तरह किसान को चाहिए कि वो लाइसेंस ले, और अपने सारे जो GST का लाइसेंस हो गया, आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई, आपका GST का लाइसेंस हो गया, आपका
वाटर लैब टेस्टिंग हो गया, और आपको मतलब आपका जो प्रोडक्ट है क्वालिटी का वो आप टेस्ट करा लें। उसके बाद में आसानी से काम शुरू करें, कोशिश करें ऐसी। इसको भी जरूर पकड़ के रखें, सोशल मीडिया का जमाना है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने काम की चर्चा करें, अपने काम को प्रैक्टिकल में लोगों को दिखाएं। भैया हमारा देखो फार्म फ्रेश प्रोडक्ट बन रहा है, तो लोग लेंगे, ऑनलाइन भी लेंगे, देश के भी लेंगे, विदेश के भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है जी। अब हल्दी है, एक मशीन है हमारी, वो 1 घंटे में 200 किलो हल्दी को आराम से स्लाइस में बदल देती है। एक आदमी 200 किलो उसमें डालता रहेगा, वो स्लाइस करती रहेगी कच्ची हल्दी के। दूसरा आदमी उसको फैलाएगा फील्ड में जहां उसको सुखाना है। हल्दी सूख जाएगी 2 दिन में, बारीक स्लाइस है, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है, इतने मोटे उसमें स्लाइस कटिंग होगी, और वो 2 दिन में आराम से सूख जाते हैं। आप उसी को सुखा के पाउडर में कन्वर्ट कर लें घर की आटा चक्की में, तो उससे भी आपकी जो हल्दी 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिकने वाली थी, वही आपकी सूख करके 200 रुपये किलो आराम से बिकने वाली है। या उसकी स्लाइस को ट्राई करके बेच दें, उसमें अरोमा भी ज्यादा रहता है, खुशबू भी ज्यादा रहती है। इस तरह काफी ऐसे काम है जो किसान चाहता है। यदि वो चाहता है कि ये जो बाजार में माल बिक रहा है, तो कोई तो इसको बना के बेच रहा है ना, कोई तो बेच रहा है ना दुकानों पे, उस लाइन में घुस जाओ। आपके पास लाइसेंस होने जरूरी है ना। प्रोडक्ट तो फिर आपका एक एकड़ से कम है 300 क्विंटल तक टमाटर निकलता है, जिसमें से हम कम से कम नहीं ज्यादा 70-80 क्विंटल ओवर राइप टमाटर को खेत में ही छोड़ देते हैं। ढेर लग जाते हैं सीजन में टमाटरों के, तो सभी टमाटर इस्तेमाल होंगे, आपका वेस्ट बचेगा, आपका हर फल पे काम करेगी ये, चाहे एप्पल है, सेब है, आपका नारियल है, खजूर है, या आपका केला है, जो भी फल आपको सामने आ रहा है उस पर आप प्रोसेसिंग करें, उसके प्रोडक्ट बनेंगे, उसको मार्केटिंग करिए जैसे लोग कर रहे हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। या आपके पास कोई भी फूल है, जैसे गुलाब का फूल हो गया, उसके भी आप अर्क निकाल सकते हैं। आपके पास गाजर के पत्ते हैं, गाजर के पत्तों का भी तेल निकाल सकते हैं मशीन से, इसी से, तो वो भी प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। और गाजर का एक्सट्रैक्ट और गाजर की चाय, ये भी बिकने वाला है, गाजर लीफ की। तो इस तरह तो मतलब आपका लहसुन के पत्ते हैं हरे, उसका भी आप सूप बना के बेच सकते हैं, ड्राई सूप के पाउच फाड़ो और गर्म पानी घोलो, ग्रीन गार्लिक सूप। इस तरह काफी प्रोडक्ट इस मशीन से बन जाते हैं। और मेन बात वही है कि हमको सबसे पहले अपनी फर्म बनानी पड़ेगी। अपना फर्म बनाने के बाद में अपना पानी का लैब टेस्टिंग करवाना, पटवारी से लोकेशन मैप बनवाना, और सरपंच से गांव में लिखवाना कि पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, और चौथा पानी की लैब टेस्टिंग कराना। ये 3-4 कागज हैं, इनको FSSAI में जमा करेंगे। वहां पर आपका जो भी FSSAI की साइट है डिस्ट्रिक्ट की खोल करके, और उसके नाम 500 रुपये जमा करेंगे, वो आपको आ जाएगा। उसका 3-4-5 दिन में उसका नंबर आ जाएगा, और उसके साथ ही आप GST भी अप्लाई कर दें और अपना काम शुरू करें। बाकी लैब टेस्टिंग करा के जो भी आपने लोगो लगाना है उस पर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कराएं, अच्छी पैकेजिंग कराएं, उसकी अच्छा स्टिकर लगाएं उस पर, जैसे और कंपनियों के एक्स्ट्रा ब्रांडिंग करके उसको अच्छा दिखाएं, ताकि वो देखने में लुक उसकी अच्छी लगे। और ब्रांडिंग में भी हम लोगों की मदद करते हैं। अभी आप कैसा स्टिकर लगाना चाह रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट है आपका, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा।